आत्महत्या आत्महत्या है। मुंबई में आत्महत्या होने वाली खबर इस देश के राष्ट्र की आत्मा झकझोर देती है। दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा अफसोस सिर्फ यह नहीं है कि उसने आत्महत्या की। मेरा अफसोस यह है कि कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, भारत की सेना पे गोली चलाने वाले लोग, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्र को, सनातन को गाली देने वाले लोग, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरगना, उस सरगना की निहायती जिसे कह सकते हैं आप शर्मनाक, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान का गद्दार, देश का गद्दार, संविधान का गद्दार, उस गिलानी के परिवार के लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में गद्दारों को पूजा जाता है, इस देश में गद्दारों को ताकत दी जाती है। इसलिए देश में गद्दार और चाटुकार और दलाल और बौने पैदा होते हैं। हमने 70 साल में जो निजाम खड़ा किया है उसमें भगत सिंह पैदा नहीं होगा, उसमें ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हम नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों के लिए। हम मूसा दुजाना को पैदा करते हैं और उनके मरने पे उनको बड़ा बड़ी रकम भी देते हैं, उनके परिवार वालों को। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उस पर महीनों महीनों डिबेटें चलती हैं टेलीविजन पे। हम बहुत सेलेक्टिव हैं, हम बहुत हिपोक्रेट, मुनाफकत और मक्कार हैं। दुख बात इस बात का नहीं है कि ऊधम सिंह के परिवार को आपने एक 5,000 की नौकरी नहीं दी। जो खुलेआम हाफिज सईद के साथ जाके लाहौर में बैठते हैं, जिनका किरदार पूरी दुनिया को पिछले सालों से पता है, आप उनके बच्चों को भारत सरकार के देख रेख में जो जम्मू कश्मीर चल रही थी, उस जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने, उस जम्मू कश्मीर सरकार की मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ खड़ी है, उसने 1 लाख की नौकरी दी और यह समाज चुप रहा। यह सवाल क्यों नहीं उठा? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों नहीं हुई? लोकसभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस पे हंगामा क्यों नहीं किया? एक बार तो ऊधम सिंह की वो कहानी सुनाते जो जनपद से चंद किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदमों के फासले पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक किसी ने नाम लिया हो कि ऊधम सिंह इस दिल्ली में चंद कदमों के दूर 5,000 की नौकरी मांगते मांगते उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। लेकिन इस देश में गद्दार फल फूल रहे हैं, खुलेआम गद्दारी करते हैं भारत राष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई टेलीविजन निकाल रहा है, कोई अखबार निकाल रहा है, उनको फंड करने वाले इस देश में मौजूद हैं, इस देश के बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां खड़ी हुई हैं, उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सत्ताएं बदलती रहती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ऊधम सिंह पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, भाई परमानंद नहीं होंगे, सुभाष नहीं होंगे, वीर सावरकर नहीं होंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं होंगे, खुदीराम बोस नहीं होगा। दलाल पैदा होंगे, दलाल, चाटुकार पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, बौने पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे और कपड़े बदल के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे।
हमने व्यवस्था बनाई है। हम सब कुछ सरकारों के बल छोड़ देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार समाज का आईना होती है। जब समाज के अंदर चेतना शून्य हो जाती है तो शुद्ध रूप से मक्कार पैदा होते हैं। एक वाइब्रेंट समाज, एक जिंदा कौम जब खड़ी होती है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी उसके सामने झुकती है। हमारे देश में उल्टा हुआ, सरकार ने समाज को झुका दिया, क्योंकि समाज सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द रह करके प्राप्त करने में लगा हुआ है। अपने पुरुषार्थ पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने कंधों पे उसे यकीन नहीं है। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ जुड़े रहो। जायज नाजायज सत्ता की बातों पे खामोश रहो, चुप्पी साध लो। मेरा काम हो गया, इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार एक ही बात का पक्षधर हूं। सत्ता को जिस दिन ये भ्रम पैदा हो गया कि वो समाज को चलाएंगे, उसका कभी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं समाज को यह भ्रम पैदा होना चाहिए, राष्ट्र की मेजॉरिटी को यह भ्रम पैदा होना चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता पे बिठाएंगे, हम जिसको चाहेंगे सत्ता से उतार देंगे। जिस दिन भी समाज और सत्ता के बीच में यह सामंजस्य बन गया कि जिन कारणों से हमने तुम्हें सत्ता पे बिठाया है, हमने अपना घर भरने के लिए नहीं बिठाया है, हमने अपने बेटे बेटी की नौकरी के लिए नहीं बिठाया है, ठेके लेने और देने के लिए नहीं बिठाया है, हमने तुम्हें राष्ट्र को बचाने और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बिठाया है। लिहाजा अगर राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से हो, संविधान में जो गलत काम किए गए हैं हो, संसद में जो गलत तरीके से काम किए गए हैं उन्हें ठीक करना हो, कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से इस देश के समाज को बांट दिया हो, तो उनको पहले ठीक करिए, बाकी काम होते रहेंगे। 70 साल से इस देश ने नहीं सोचा सत्ता क्या कर रही है। पहली बार इस समाज को एहसास हुआ है कि सत्ता पे बैठने वाले और समाज के बीच में कुछ दूरी कम हुई है। सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई, राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे यह भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर यह यकीन और भरोसा हो गया कि यह बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, जब हम इन बातों को भूल जाते हैं कि आखिर हम कौन थे, कहां से आए थे, तो फिर याद रखिएगा कि ऐसी कौमों को फिर कभी मौका नहीं मिलता। पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है।
अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो कैरियर बना के चले जाते हैं, लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल RSN सिंह जैसा आदमी जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे। निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा। ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने, जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया, और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं, जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में, उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को, अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं।